नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी को, आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो जैसा कि हमने पिछले जब एनसीईआरटी शुरू करी तो उसके हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट वाला किया था 6th क्लास का। तो उसमें बताया था कि पहले हम चैप्टर को करेंगे, उसका सारांश करेंगे और उसके बाद आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं चैप्टर से, तो हमने यहाँ पर उसकी एक सीरीज़ तैयार की है चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चंस की। तो अब भाग 2 में आपके सामने वो जो इसका पार्ट 2 है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। तो चलिए आज हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की श्रृंखला को और एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, चैप्टर का मतलब आपको बता दिया गया था क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं वो आपके सामने हैं। जैसे आया था शब्द आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। पुरोहित, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति। शिल्पकार, वस्तुओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति। उपजाना, उगाना या पैदा करना, यानी अनाज जो हम उगाते हैं, पैदा करते हैं, उसे उपजाना बोलते हैं। तराशना, किसी वस्तु का रूप परिवर्तित करना। पांडुलिपि, हाथ से लिखी कृति या लिपि को पांडुलिपि कहते हैं। आपको बताया भी गया था कि पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट, जो मैन्यू शब्द से बना है। और जो मैन्यू शब्द है वो मैन्यू कहाँ से निकला है, लैटिन भाषा के शब्द से। मैन्यूस्क्रिप्ट किससे निकला है, लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू से निकला है, जिसका मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, तो आगे देखिए। स्रोत, स्रोत मतलब साधन, और ये स्रोत का उपयोग कौन करते हैं, इतिहासकार। ठीक है, इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत रहते हैं, जैसे पुरातत्वविद सामग्री, अभिलेख, शिलालेख, पांडुलिपियाँ, ये सभी उनके स्रोत हैं जिनका वो उपयोग करते हैं अतीत की घटनाओं को जानने में। ठीक है, तो आपको ये जोड़ करके अपने आसपास की चीज़ों से जोड़ करके इन शब्दों को देखना है, जिससे आपके ये काफ़ी लंबे समय तक आपके याद रहें और आप ये भूल ना पाए। आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है। शब्द पूछे जा सकते हैं, एक शब्द से पूरा प्रश्न बन जाता है, और अगर आपको ये याद है तो आप आराम से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, अच्छे से उसको हल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसके जो MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जानवरों का आखेट करने वाले व कुशल संग्राहक लोग कहाँ रहते थे। मैंने आपको बताया था कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर, कृष्णा नदी के तट पर, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। तो दोस्तों कहाँ रहते थे ये, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ये है, ये लोग रहते थे नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए। नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोग भोजन के लिए किसका संग्रह किया करते थे। किसका करते थे, फलों का, जड़ों का, दोनों का, दोनों का नहीं। तो जैसा कि आपको बताया गया था, ये लोग जंगलों में रहते थे और जंगलों में किसका संग्रह करते थे, फलों का और जड़ों का। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी फलों का और जड़ों का, दोनों का ये संग्रह किया करते थे। आगे देखिए, सबसे पहले गेहूं व जौ उपजाना कब आरंभ हुआ था। 7,000 वर्ष पूर्व, 7,500 वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व, 8,500 वर्ष पूर्व। कब हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पे आपने जैसे पढ़ा कि ये हुआ था 8,000 वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4, कृषि का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ। सिंधु नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, काबुल नदी के तट पर, गारो व विंध्य पहाड़ियों में। तो सबसे पहले कहाँ पर हुआ दोस्तों, सबसे पहले हुआ गारो व विंध्य
पहाड़ियों में कृषि का विकास, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आगे देखिए, आगे देखते हैं। ये है सबसे पहले चावल उपजाया गया विंध्य के उत्तर में, सुलेमान व कृतर की पहाड़ियों में, दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखिए, विंध्य के उत्तर में, सुलेमान व कृतर की पहाड़ियों में, दोनों में नहीं। तो सबसे पहले जो चावल उपजाया गया था दोस्तों, वो उपजाया गया था आपके सुलेमान व कृतर की पहाड़ियों में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, तो आगे देखिए, सुलेमान व कृतर की पहाड़ियों के बीच कौन सी नदी बहती है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, काबुल। तो कौन सी नदी है? काबुल नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा काबुल नदी। ठीक है, आगे देखिए, सहायक नदी किसे कहते हैं? जो छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदी में आके मिले, जो नदियाँ एक जगह आकर के रुके, समुद्र में जो नदियाँ आके मिले, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए, जो छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदी में आके मिले। ठीक है, आगे देखिए, आरंभिक नगर कब व कहाँ फले फूले? कहाँ फले फूले? 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के तट पर, 3000 वर्ष पूर्व गंगा नदी के तट पर, 3500 वर्ष पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, 4000 वर्ष पूर्व झेलम नदी के तट पर। तो कहाँ पर फले फूले दोस्तों? 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के तट पर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नगरों का विकास सबसे पहले कहाँ व कब हुआ? तो देखिए, गंगा नदी के तट पर 2500 वर्ष पूर्व, उत्तरी पूर्वी मैदानों में 2600 वर्ष पूर्व, दक्षिण गंगा के मैदानों में 2550 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ होगा गंगा नदी के तट पर 2500 वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आगे देखिए, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की, ब्रह्मपुत्र की, सिंधु की, गोदावरी की। हमने इसको मैप में भी देखा था, तो ये किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी की सहायक नदी है। आगे देखिए, मिलान करो। नदी, सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? सतलज, झेलम, चिनाब। गंगा की सहायक नदी चंबल, यमुना, सोन। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। तो दोस्तों, आपको मैप से ज़्यादा इन चीज़ों को देखना है, जिससे मैंने पहले भी बताया याद अच्छे से रहे और हम इनको अच्छे से सॉल्व कर सके पेपर में। ठीक है, आगे देखिए, गंगा के दक्षिण में स्थित राज्य का नाम बताओ। कौन सा राज्य है? कौशाम्बी, मगध, पाटलिपुत्र, वैशाली। कौन सा? तो गंगा के दक्षिण में राज्य है मगध। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? काम की तलाश व आपदाओं से बचने के कारण, आवास की खोज में, पशुपालन के चारे की खोज में, उपजाऊ भूमि की खोज में। तो किससे क्या कारण था उनका जाने का? काम की तलाश व आपदाओं से बचने के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। सुलेमान व कृतर की पहाड़ियों के लोग कहाँ रहते थे? गाँवों में, नगरों में, कस्बों में, शहरों में। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए गाँवों में रहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं, पांडुलिपि कब लिखी गई? 1000 ईसा पूर्व, 1250 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व, 1300 ईसा पूर्व। कब लिखी गई? 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी? भुर्ज और ताड़ के पत्तों पर, पीपल के पत्तों पर, पत्थरों पर, कागज़ पर। तो ये लिखी जाती थी आपके भुर्ज और ताड़ के पत्तों पर, या ताड़ के छाल, जो भुर्ज और ताड़ के पत्ते और छाल होती थी उन पर लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे देखिए, इंडिया शब्द निकला है किससे? निकला है इंडस से, गंगा से, गोदावरी से, हिमालय से। तो इंडिया शब्द निकला है इंडस से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इंडस को किस भाषा में सिंधु कहा जाता है? किस भाषा में कहा जाता है? संस्कृत, पाली,
प्राकृत, आर्य। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि किस भाषा में ये इंडस को सिंधु कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, ईरानी और यूनानी कहाँ से भारत आए? उत्तर पश्चिम से, पूर्व की ओर से, दक्षिण पश्चिम से, उत्तर पूर्व की ओर से। तो ये किस ओर से आए थे दोस्तों? उत्तर पश्चिम से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे देखिए, ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? क्या कहा था दोस्तों? बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको। हिंदोस व इंदोस, इंडिका, इंडस, हिंदू, क्या कहा था ये आप बताओगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख करके बताओगे। चलिए आगे देखते हैं, ईरानी व यूनानी कब भारत आए? 2500 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व, 2550 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व। कब आए? तो ये आए थे 2500 ईसा पूर्व। अच्छा चलिए, मुझे ये तो आपने बताया, ये भी हो गया हमारा। आगे एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये है, हाँ, तो संस्कृत का जो पहला कृति, जो पहली वाली कृति है वो कौन सी है? संस्कृत में लिखी जो सबसे पहली कृति है वो कौन सी है? ये आपको मुझे बताना है। संस्कृत की पहली कृति, पहली कृति कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ये इसका नाम बताना है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। वर्ष की गणना, तो इसका सॉरी, इसका दोस्तों इसका आंसर होगा 2500। ईरानी व यूनानी भारत कब आए थे? 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष की गणना किसके जन्म से की जाती है? मोहम्मद पैगंबर के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से, विक्रमादित्य के जन्म से, इनमें से कोई नहीं। तो ये की जाती है ईसा मसीह के जन्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, मिलान करें। ये एक तरफ इनका शॉर्ट रूप दिया है, दूसरी तरफ आपको इनके पूर्ण रूप देखने को मिलेगा। सीई का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा। बीसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। बीपी का मतलब क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अतीत में राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में रखे जाते थे, इस फ्रेम को क्या कहा जाता था? बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, बताइए इसको क्या कहा जाता था? इसको कारतूस, मम्मी, अभिलेख, शिलालेख। तो इसको कहा जाता था कारतूस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। निम्न में से मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित प्राचीन स्थल का नाम बताओ, क्या था? रोसेटा, काहिरा, ईरान, तेहरान। तो इसका नाम था रोसेटा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका मैं फिर से इसमें दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भी आपको दिया है, दोनों जगह आप देख सकते हैं कि नर्मदा कहाँ पे है, सतपुड़ा रेंज कहाँ पे है, हिमालय कहाँ पे है, सुलेमान्स कहाँ पे है, किरतर कहाँ पे है, ये आप सब देख करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और इसको ज़रूर आप, जो भी आपके मन में कुछ भी अगर इसमें सुधार की आवश्यकता है या कुछ और अच्छा कर सकते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इसको हम और कैसे अच्छा बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को या किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर हमें अच्छा बनाना होता है तो हम सब मिलके बना सकते हैं। कोई भी किसी चीज़ को अकेला चेंज नहीं कर सकता। तो अगर किसी चीज़ को हमें चेंज करना है, किसी चीज़ को बदलना है, कुछ अच्छा करना है, तो हम सब मिलके उसके लिए लड़ सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। आप जो भी इसमें अपने सुझाव अपनी तरफ से हम जो अच्छा कर सकते हैं वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं कि इसके आगे और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसको अच्छा इम्प्रेसिव कैसे बना सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा हो, हमको फ़ायदा हो, आपकी जानकारी का हमको लाभ मिले, और अगर हमसे कुछ बन पड़ा तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों इसके अंत में थोड़ा सा, कि जो ये सीरीज़ है जो चलाई है, ये सभी एग्ज़ाम्स को, चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस कोई भी हो,
नॉन टीचिंग, टीचिंग सब एग्ज़ामों के लिए ये बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, लेकिन आप जब आगे एग्ज़ाम्स दोगे, कोई भी एग्ज़ाम दोगे, तो आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, कुछ हमें पेपर में देखने को ज़रूर मिल रहा है। और ये आप भी सुने होंगे कि हमारे लिए एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण है पढ़ना। और वो चाहे हम कोई भी एग्ज़ाम दे, बजाय नीचे से लेके ऊपर तक कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो उसी को देखते हुए और पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उनको देखते हुए सभी हमारे जो जो भी एस्पायरेंट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी को हो चाहे नीचे कोई भी, उनकी सबका व्यू देख करके हमने ये शुरू किया है। और देखते हैं आगे कि इसको हम कितना अच्छा बना सकते हैं। आप लोगों के प्रयास से हम जितना कर सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं, वो हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो इसी बात के साथ मैं आज अपनी बातों को विराम देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिख के बताएंगे हमें कि इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। तो